नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर गांधी आश्रम भितिहरवा से मैंने जन सुराज पदयात्रा जो शुरू की है, उसको करीब करीब आज 225 दिन हो गए। पिछले 225 दिनों में गांधी भितिहरवा आश्रम से चल के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, छपरा, सिवान होते हुए मैं वैशाली में पिछले महीने आया हूं और पिछले करीब करीब 1 महीने से अब आपके जिले में चल रहे हैं। अभी आने वाले 2-3 दिन यहाँ और मैं रहूंगा। इसके बाद पदयात्रा यहाँ से हम मोरवा होकर समस्तीपुर में जाएंगे। अभी तक का जो अनुभव रहा है उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी मैं कर देता हूँ, बाद में आप अपने सवाल कर सकते हैं। पिछले 225 दिनों में जो पैदल हम लोग चले हैं, करीब करीब 2500 से ज्यादा गांवों में पैदल चल के गए। लोगों के साथ बहुत लंबा समय भी बिताया है। जैसा आप देख रहे हैं, स्थानीय लोगों के साथ हम लोग पैदल तो चल ही रहे हैं, लेकिन जहां रुकते हैं वहां सुबह शाम पूरे दिन लोगों से मिलते हैं ताकि वहां के विषयों को के बारे में, वहां के लोगों के बारे में बेहतर समझ हो सके। तो अभी तक की जो समझ है, बिहार की जनता की नजर में बेरोजगारी और पलायन यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। अब आप ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी और पलायन बड़ी समस्या है, इसके लिए पदयात्रा करने की क्या जरूरत है? तो आपको पहले से पता है। आपको ये पता होगा कि बेरोजगारी और पलायन बड़ा विषय है, लेकिन इसकी विकरालता का जो अनुभव है, इसका जो सामाजिक आर्थिक पहलू है, इसकी समझ जब आप गांव में जाते हैं तभी समझ में आती है बात। बिहार के ज्यादातर गांव में, जैसा मैंने आपको बताया, 2500 गांव में मैं गया हूँ। ज्यादातर गांव में 50 से 60% युवा कहीं न किसी कारण से अपने परिवार, गांव, पंचायत छोड़कर बाहर ही रह रहे हैं। चाहे आप मजदूरी करने गए हैं या पढ़ाई करने गए हैं, गांव में आपको ज्यादातर बच्चे मिलेंगे और महिलाएं मिलेंगी और बूढ़े लोग मिलेंगे। जो नवयुवक है वो गांव में रह ही नहीं रहा है और कई लोगों को ऐसा लगता है कि पलायन गरीबी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, गरीबों के लिए समस्या है। तो मैं आपको बता रहा हूं अपने अनुभव के आधार पे कि पलायन सिर्फ गरीबों के लिए मुद्दा नहीं है, ये मध्यम वर्गीय और समृद्ध परिवारों के लिए भी बिहार के गांव में इतनी ही बड़ी समस्या है। क्योंकि जो गरीब आदमी है वो मजदूरी के लिए पलायन कर रहा है, लेकिन जो समृद्ध लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार हैं, वहां पर भी लोग पलायन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पढ़ाई के लिए, रोजी रोजगार, नौकरी के लिए अपना घर परिवार छोड़कर जाना ही जाना है। तो सामाजिक तौर पर एक जो नई बात मुझे समझ में आ रही है कि बिहार में परिवार का एक साथ रहने की जो परिकल्पना है, वो परिकल्पना ही खत्म हो गई है। शायद ही गांव में कोई ऐसा घर है जहां माता पिता, पति पत्नी और बाल बच्चे साथ में रह रहे हैं। कोई होली दशहरा में या कोई परिवार में अगर कोई शादी विवाह है तभी लोग साथ में आते हैं। बाकी अगर चाहे आप गरीब है या अमीर है, सबको बाहर जाना है। दूसरी जो बड़ी बात है रोजगार की, बेरोजगारी भी फिर गरीबों का ही सिर्फ मामला नहीं है। जो लोग मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, जो यहाँ बड़े किसान हैं, उनके लिए भी उनके बच्चों की रोजगार सबसे बड़ी चिंता है। पढ़े लिखे लोगों के पास भी रोजगार नहीं। तो दोनों ही, पलायन और बेरोजगारी, ये सिर्फ गरीबों का मुद्दा नहीं है, ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जिससे बिहार का हर परिवार किसी तरीके से प्रभावित है। बेरोजगारी और पलायन के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या लोगों ने बताई, हम लोग देख रहे हैं, वो खेती किसानी से जुड़ा हुआ मामला है। बिहार में खेती करने वाले या खेती से जुड़े हुए लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन बिहार में आज किसानों की जो हालत है, लोग गांव देहात में अपना बताते हैं कि पहले 2-4-5 साल खेती करके आप मेहनत मजदूरी करके 1-2 कट्ठा जमीन, 10 कट्ठा, 1 बीघा जमीन खरीदते थे। आज बिहार में किसानों की हालत ये है कि अगर आपके घर में कोई नौकरी नहीं करता है, आपके यहाँ कोई बिजनेस व्यापार नहीं है, 5 बरस खेती कीजिएगा तो 1-2 कट्ठा जमीन आपको बेचना पड़ेगा। अगर घर में कोई बीमार पड़ जाए, कोई शादी विवाह आ जाए, तो आपको जमीन बेचना ही बेचना है। किसानों की जो यहाँ हालत है, उसकी मेन वजह जो हम लोग अभी तक समझ में आई है, वो 3 बातें। पहला सबसे बड़ी समस्या स्ट्रक्चरल बिहार में है, खेती से जुड़ी हुई, वो है भूमि सुधार का लागू न होना। पिछले 75 साल में बिहार में भूमि सुधार को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया है। उसकी वजह यह है
उसकी वजह से बिहार में आज देश के सबसे ज्यादा भूमिहीन लोग रहते हैं। 60% लोग ऐसे हैं ग्रामीण बिहार में जिनके पास 1 इंच जमीन ही नहीं है। ये लाखों एकड़ भूदान में जमीन जो दान दिया गया, लैंड सीलिंग एक्ट में जमीन लिया गया, और सारे समाजवाद के चर्चा और बात नारों के बाद भी 60% लोगों के पास जमीन है ही नहीं। लेकिन उससे बड़ी समस्या यहाँ ये है कि जिन 40% लोगों के पास जमीन है, किसानों के पास, उनमें से 90% मतलब 40 में करीब 35 लोगों के पास 2 बीघे से कम का मालिकाना हक है। जो यहाँ किसान है वो बहुत छोटा और मार्जिनल किसान है। बिहार में जो खेती हो रही है वो खेती कमाने वाली नहीं है, वो खाने वाली खेती है। कैश क्रॉप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप धान, ज्यादातर किसान यहाँ धान, गेहूं, मकई उगा रहे हैं ताकि उनका और उनके बाल बच्चों का पेट भर जाए। खेती का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि खेती करके कोई आपको आमदनी करना है, पैसा कमाना है। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि सिर्फ 4 से 5% किसान ही खेती करके आमदनी कर पा रहे हैं। बाकी किसान या तो खेती करके अपने परिवार का पेट भर रहे हैं या फिर खेतों में वो मजदूर हैं। दूसरी किसानी की जो बड़ी समस्या है किसानों की, वो है जल प्रबंधन की जो कुव्यवस्था है। बिहार में 50% जो खेती योग्य जमीन है उसमें बाढ़ की संभावना है, वो बाढ़ से प्रभावित है। लेकिन जो बाकी का 50% है उसमें भी या तो सूखा है या फिर नदियों का जल कटाव है, और सिवान, छपरा, वैशाली जैसे जिलों में जल जमाव की जो समस्या है, आप लोग भी जिस इलाके में हम लोग बैठे हैं, सैकड़ों एकड़ जमीन, जिसको चवर आप लोग लोकल भाषा में कहते हैं, अगर 7 जिले का ही मैं मिला दूं तो हजारों एकड़ जमीन जल जमाव से प्रभावित है। तो जल प्रबंधन के क्षेत्र में कोई बेहतर प्रयास नहीं होने की वजह से या तो किसान बाढ़ से प्रभावित है या फिर लो लाइंग एरिया जो है वहां चवर जल जमाव से प्रभावित है, और जो सीमावर्ती क्षेत्र है चंपारण वाले, जहां नेपाल से जो लगता हुआ एरिया है, वहां पर नदियों के जल से जो कटाव है या नदियों के रुख के बदलने से जो लोगों का नुकसान है, हजारों एकड़ जमीन, नदी ने अपना रास्ता बदला, हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो गया। तो पहला भूमि सुधार का लागू न होना, दूसरा सिंचाई और जल प्रबंधन की व्यवस्था नहीं होना, और इसके साथ जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या किसानों की है, उनके फसलों का उचित दाम नहीं मिलना। मैं पिछले 7 महीने से जब चला हूं, इसमें ये वो समय है जब धान की, गन्ने की कटाई हुई है, गेहूं की भी अभी कटाई हुई है। धान को लेकर जो लोगों की यहाँ का जो आंकड़ा है, ज्यादातर लोग 2050 रुपए के आधिकारिक मूल्य के अगेंस्ट लोगों ने धान अपना 1200 से 15 रुपए के दर से बेचा है। पिछले 10 साल का अगर आप आंकड़ा बिहार में देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि पूरे बिहार में सिर्फ 13% धान ही सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है और 1% गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। हम लोग यहाँ बैठकर बहुत चर्चा करते हैं पंजाब के किसानों की, तो आपको बता दूं, पंजाब में पिछले 10 साल में 70% से ज्यादा धान और गेहूं समर्थन मूल्य पर, सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। बिहार में 13% धान और 1% गेहूं, दूसरे किसी फसल के खरीद की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो आपके पास जमीन की व्यवस्था बेहतर है नहीं, सिंचाई, जल संसाधन, जल प्रबंधन की व्यवस्था है नहीं, और जो आप उपजा रहे हैं उसका दाम आपको मिल नहीं रहा है, तो किसान की स्थिति सुधरेगी कैसे? इसके साथ एक जो तात्कालिक समस्या किसान बता रहे हैं वो है यूरिया की कालाबाजारी। यूरिया यहाँ पर 277 के मुकाबले 500-600 रुपए प्रति बोरा ही लोगों को मिल रहा है, और वो भी समय से और समुचित मात्रा में नहीं मिल रहा है। जो नेपाल से सीमावर्ती क्षेत्र लगते हुए हैं वहां पर यूरिया का दाम 1000 से 1200 रुपया भी प्रति बोरा है। यूरिया की जो किल्लत है इसमें सब शामिल है। केंद्र सरकार से कम यूरिया आ रहा है, यहाँ पर जो यूरिया आ रहा है वो बड़े पैमाने पर नेपाल स्मगलिंग होके जा रहा है, और बड़ी मात्रा में यूरिया का उपयोग अवैध शराब बनाने में किया जा रहा है, जिसकी वजह से यूरिया की ये समस्या है। शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन और कृषि के बाद जो सबसे बड़ी समस्या लोगों की नजर में है वो है शिक्षा व्यवस्था का बिहार में ध्वस्त हो जाना। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं थी।
लेकिन पिछले 5-7 वर्षों में ये उत्क्रमित विद्यालयों, नियोजित शिक्षकों के आधार पर जो शिक्षा व्यवस्था बनाई गई है, ये पूरी तरीके से बेकार है। स्कूलों में लोगों की नजर में और जमीन पर खिचड़ी बट रही है और कॉलेज में डिग्री बट रहा है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि शिक्षकों की जो गुणवत्ता है उसके वजह से बिहार में शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई है। ये बात में पूरी सच्चाई नहीं है। स्कूल में शिक्षक भले नियोजित है, लेकिन कॉलेज में तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं। वहां पर तो बिल्डिंग है, वहां पर तो प्रोफेसर लेक्चरर है, पढ़ाई वहां पर भी नहीं हो रही है। कॉलेज में भी बिहार में जो बच्चे नामांकन करा रहे हैं, वो एक बार अपना नाम लिखाने जाता है, फिर एक बार परीक्षा देने जाता है, तीसरी बार डिग्री लेने आता है। स्कूल से खिचड़ी और कॉलेज से डिग्री, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं। मेरी समझ से बिहार में नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री के शासनकाल में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना, जब भी इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो इसको सबसे बड़ा काला अध्याय माना जाएगा। ऐसा इसलिए कि कल होकर अगर बिहार में एक अच्छी सरकार आ जाए तो शायद टूटी हुई सड़क बन सकती है, शायद भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है। लेकिन अगर कल होकर एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी जो पीढ़ी, 2 पीढ़ी इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकली, अब वो जीवन भर शिक्षित समाज के पीछे ही उसको चलना है, वो अपना जीवन नहीं सुधार सकते। ये 3 समस्याओं के बाद केंद्र सरकार की 4 योजनाओं के बारे में जो हम लोगों ने जमीन पर देखा, मैं उस पर अपना अनुभव साझा करना चाहता हूँ। केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना चल रही है गरीब कल्याण योजना, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज देने की बात है। मैं बिल्कुल दावे से आपको कह रहा हूं कि पूरे बिहार में जहां तक हम लोग पैदल चले हैं, लाभार्थियों को 5 किलो नहीं 4 किलो अनाज मिल रहा है। 1 किलो अनाज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, क्योंकि प्रति क्विंटल, इस बात को आप कैमरे पर नोट कर लीजिए, प्रति क्विंटल 40 रुपए प्रति क्विंटल के दर से जनप्रतिनिधि और अफसर मिलकर पैसा ले रहे हैं। और ज्यादातर जगहों पर विधायक भी इसमें शामिल हैं, उनका भी अपना शेयर है। प्रखंड के स्तर पर 15,000 से 25,000 क्विंटल जो अनाज आ रहा है, उसमें हर क्विंटल पे 40 रुपए की चोरी की जा रही है, जिसकी वजह से गरीबों को 5 किलो के बजाय 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। दूसरी जो केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालयों का बनाया जाना। तो पूरे 2500 गांव में चलने के बाद हम आपको बता रहे हैं कि कम से कम इसमें 2000 गांव ऐसा है, 80% से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां खुले में शौच आज भी जीवन की सच्चाई है। ओडीएफ पेपर पर घोषित कर दिया गया, लेकिन ज्यादातर गांवों में शौचालय, खुले में शौच जीवन की सच्चाई है। ऐसा इसलिए हुआ है कि शौचालय बनाने के लिए लाभार्थियों से अफसरों ने 2000 रुपए प्रति शौचालय लिया है। शौचालय बना कि नहीं, वो उसका कोई उपयोग कर रहा है कि नहीं, इसकी कोई चिंता नहीं कर रहा है। तीसरी एक जो बड़ी योजना है वो आवास योजना है। यहाँ पर इतने लोग गांव गांव में जहां भी हम लोग जाते हैं, लोग अपने घर की आवास की बात करते हैं। तो अभी तक जितने लोग हमको मिले हैं उसमें ज्यादातर लोग इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी ही हैं। जो नई योजना चल रही है प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके लाभार्थियों की संख्या बहुत कम है। लेकिन जिन लोगों को इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ मिल रहा है, 1,40,000 रुपए की इस योजना में लोगों को 20,000 से 40,000 रुपए तक का घूस देना पड़ रहा है। जहां पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं, वहां पर भी 20 से 25,000 रुपया तो अफसर लेगा ही लेगा। इंदिरा आवास में नाम लिखने के लिए 1,000 रुपया, फोटो खींच के आगे बढ़ाने के लिए 2,000 रुपया, पूरा एक किस्त और सिस्टम बना हुआ है। जहां पर जनप्रतिनिधि भी पैसा ले रहे हैं, वहां लाभार्थियों को 30 से 40,000 रुपया प्रति आवास देना पड़ रहा है। और सरकार की हालत ये है कि पिछले वित्तीय वर्ष में अगर 100 घर के लिए पैसा केंद्र सरकार ने भेजना था, तो बिहार में सिर्फ 60 घरों का ही पैसा आया। 40 घरों के लिए तो पैसा हम लोग लेकर ही नहीं आए। पूरे भारतवर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना में बिहार सरकार का परफॉर्मेंस सबसे निचले स्थान पर है। 61% का यूटिलाइजेशन है पिछले साल। 40% लोग जिनको आवास मिल सकता था, हम लोग पैसा दिल्ली से लेकर ही नहीं आए। चौथी और अंतिम जो केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना है मनरेगा की, इस योजना ने मुझे आश्चर्यचकित किया है।
क्योंकि मेरा अपना मानना था कि बिहार में इतनी गरीबी है, इतना बेरोजगारी है, भूमिहीन लोग हैं। जब मैं गांव में जाऊंगा तो मुझे मनरेगा के काम होते हुए दिखेंगे। तो बिहार में मनरेगा को एक तरीके से बंद ही कर दिया गया है। अभी तक 225 दिन में 2500 गांव में हमको कहीं पर भी मनरेगा का सक्रिय काम होता नहीं दिखा है। लोग ये बताते हैं कि ये पेड़ मनरेगा में लगाया गया है, या ये आंगनवाड़ी या पंचायत भवन में मनरेगा का मजदूर ने काम किया है, लेकिन मनरेगा का कोई सक्रिय काम होता हुआ अभी तक हमको नहीं दिखा। पिछले साल मनरेगा में बिहार सरकार का यूटिलाइजेशन है 40%, 39 टू बी प्रिसाइज 39%। मतलब अगर 1000 करोड़ रुपया दिल्ली की सरकार हम लोग को दे रही थी तो हम लोग 600 करोड़ रुपया तो लेकर ही नहीं आए, 400 करोड़ रुपया ही लेकर आए गरीबों के लिए। और जो पैसा लेकर आए, मनरेगा में दलाली, भ्रष्टाचार, पीसी सबसे चरम पर है। 40% उसमें पीसी का दर है। तो मतलब जो गरीबों के नाम पर पैसा 100 रुपया आया, उसमें 100 में 60 रुपया लेकर ही नहीं आए। जो 40 लेकर आए उसमें से 16 रुपया 15 रुपया चोरी कर लिया। सिर्फ गरीबों को 20-25 रुपया ही मिला। तो ये हालत है मनरेगा की। इसके बाद राज्य सरकार की 2-3 योजनाओं पर हम टिप्पणी करेंगे। पहली योजना है यहाँ नल जल की योजना। सरकार का दावा है कि 2/3 नल जल योजना चल रही है। हम लोग जो जमीन पर देख कर आ रहे हैं, 2/3 से ज्यादा नल जल योजना काम नहीं कर रही है। जहां पर भी योजना कहीं बनी नहीं, जहां बनी वहां चली नहीं, और चली तो वहां जमीन के विवाद में, या जो वहां वार्ड सदस्य चुनाव हारे, इनका मालिकाना हक के चक्कर में वो योजनाएं आज ठीक तरीके से चल नहीं रही है। घर घर पानी पहुंचाने की योजना में बड़े पैमाने पर लूट और अव्यवस्था की वजह, कुव्यवस्था की वजह से लोगों ने एक तरीके से मान लिया है कि योजना पूरी तरीके से फेल है। दूसरी जो 7 निश्चय की सबसे बड़ी योजना थी 2015 में, जिसकी चर्चा आप लोग उतनी नहीं करते हैं, वो है नली गली के पक्कीकरण की योजना। 2015 में जब योजना बन रही थी, मैं उन बनाने वालों में था। उस समय का अनुमान था कि 5 वर्ष में 2015 से 2020 के बीच में हर घर से नालियों के पक्कीकरण के करके उसको बड़े नाले से पानी को बाहर निकालने के लिए और गलियों का पक्कीकरण करने के लिए कुल 80,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। अभी इस योजना की हालत यह है कि घरों से नालियों के पक्कीकरण की कोई व्यवस्था नहीं हुई है, वो काम शुरू ही नहीं हुआ। गांव में सड़कों के किनारे बड़े बेतरतीब तरीके से बने हुए कुछ नाले दिखते हैं। ये बताता है कि योजना के नाम पर पैसा निकाला गया, उसमें लूट हुई और घटिया क्वालिटी का कोई नाला बना दिया गया। उसको घरों के नालियों से न जोड़ा गया, न नालों से पानी को बाहर लाकर उसके निस्तारण की व्यवस्था की गई। नतीजा ये हुआ है कि लोग आज भी पानी निकासी के लिए चिल्ला रहे हैं, और ये नाले जो रोड के किनारे बनाए गए हैं, ये सारे नाले करीब करीब कूड़ेदान में परिवर्तित हो गए। इसके साथ 7 निश्चय में जो दो और बड़ी बात कही गई थी, बेरोजगार युवाओं को 18 से 35 साल के युवाओं को 1000 रुपये मासिक सहायता मिलने की बात बताई गई थी। तो इस योजना को सरकार ने शुरू ही नहीं किया। आज तक हमको एक भी लड़का नहीं मिला जो कि बेरोजगारी भत्ता जिसको 1000 रुपये महीना मिल रहा है। एक और योजना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड थी, जिसमें यह तय किया गया था कि 12वीं के बाद के पढ़ाई के लिए सभी बच्चों को बैंकों से ऋण मिल जाएगा। उस समय का अनुमान था कि 1.25 करोड़ बिहार के बच्चों को बैंकों से ये सुविधा मिलेगी। अभी 10 लाख से भी कम बच्चों को पिछले 9 वर्ष में सुविधा मिली है, और ज्यादातर लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को भी एक तरीके से बंद मान लिया है। 2 क्षेत्र जहां आपको सुधार हम लोग को दिखा है, एक है बिजली और दूसरा है सड़क। बिजली जरूर हर जगह आ गई है, हर गांव में हर घर में बिजली आई है, लेकिन बिजली को लेकर ग्रामीणों की शिकायत जो है कि उनकी नजर में बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। लोग 2000, 4000 से लेकर 1 लाख, 1.25 लाख का बिल भी दिखा रहे हैं। एक बार बिल आपका गलत आ गया तो आप लोग अदालतों का चक्कर लगाते रहिए, आपका कनेक्शन कट जाएगा, कोई सुनवाई नहीं है। तो बिजली बिल की समस्या लोगों की नजर में एक बड़ी समस्या है। दूसरा जो सड़कों में सुधार का मामला है, निश्चित तौर पर नेशनल और स्टेट हाईवे बिहार में सुधरा है, लेकिन ग्रामीण सड़कों की स्थिति कमोवेश वही है जो लालू जी के राज में कभी होती थी।
चाहे वो प्रधानमंत्री संपर्क योजना हो, मुख्यमंत्री संपर्क योजना हो, ग्रामीण कार्य का सड़क है या पंचायती राज का सड़क है। ग्रामीण सड़कों की गलियों की स्थिति करीब करीब वही है जो पहले जमाने में होती थी। इसके साथ साथ एक अंत में दो और बातें जो नया उद्योग बिहार में शुरू हुआ है। एक है शराबबंदी से जुड़ा माफिया और बालू माफिया। बिहार में ये दोनों चीज आज से 5-7 बरस पहले इतने बड़े पैमाने पर नहीं था, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि दो उद्योग यहाँ जो एकदम फल फूल रहा है वो है शराब माफिया और बालू माफिया। बड़े पैमाने पर हजारों करोड़ रुपए की शराब और बालू के माध्यम से लूट हो रही है और इसमें लोग नीचे से लेकर ऊपर तक मिले हुए हैं। शराबबंदी के नाम पर शराब की दुकान बंद है, घर घर होम डिलीवरी हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। वही हाल बालू का है, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी जहां ताकत है वहां से बालू उठा रहा है, बेच रहा है और हजारों करोड़ रुपए का लोग चोरी कर रहे हैं। कोई सरकार की ओर से पूछने वाला नहीं है। एक अंतिम बात जो पूरे 225 दिन में सबसे ज्यादा लोग हम लोग को बता रहे हैं वो 3 शब्द है। पहला है अफसरशाही से परेशान जनता। चाहे आप गरीब हैं, अमीर हैं, जनप्रतिनिधि हैं या सामान्य आदमी हैं, हर आदमी अफसरों और उनके भ्रष्टाचार से परेशान है। दूसरा, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार। कोई भी सरकार से जुड़ा हुआ काम नहीं है जो कि बिना पैसे के आप करा लीजिए। चाहे आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, जमीन का रसीद कटाना है, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कराना है, कोई भी काम बिना पैसे के आप नहीं करा सकते हैं। और तीसरा, सभी सरकारी योजना में निश्चित तौर पर पीसी का काटे जाना, चाहे योजना केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की। हर योजना में 20% से 40% तक दलाली का नया नाम जो बिहार में पीसी है वो पीसी काटा जा रहा है। बिना पैसा दिए हुए कोई उपाय नहीं है। चाहे आप मुखिया हैं कि सामान्य आदमी हैं, प्रमुख हैं, जिला पार्षद हैं, हर आदमी को पीसी देना है। ये बिहार की व्यवस्था है। मोटे तौर पर ये अभी तक का अनुभव है। अब आपके जो सवाल हैं वो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।